प्रीवियस पार्ट में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखे थे। एक तो आपका बेसिक डेफिनेशंस था, फिर आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, और उसमें हमने करंट का जो एक्सप्रेशन होता है उसको डिराइव किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डेरिवेशन फॉर आई। एंड हमने ओम्स लॉ सीखा था, एक टॉपिक और था ओम्स लॉ। तो ये हमने प्रीवियस पार्ट में हमने ये सीखा था। अभी जो हमारा इस पार्ट में है, इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो इसके दो तरीके से इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं रेसिस्टेंसेस के। एक तो आपका सीरीज़ होता है और दूसरा आपका पैरेलल होता है। तो इसमें फर्स्ट हम सीखेंगे वो है हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशंस, तो उसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। सपोज़ करिए आपका ये कोई सर्किट डायग्राम है, मैं इसे बना दे रहा हूँ कि आपका ये रेसिस्टेंस है, दूसरा ये है, एंड थर्ड वन आपका ये है। इसमें हमने एक वोल्टेज लगा दिया बैटरी, आपका R1, ये R2, ये R3 है, और इसमें सपोज करिए आपका वोल्टेज V है, और करंट आपका फ्लो हो रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और फाइनली यहाँ आ रहा है आपका। और इसका सपोज करिए, एक्चुअली इसमें आपको चीज़ बता दूं मैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें करंट आपका सेम होता है। ये करंट आपका सेम होता है, करंट यानी कि आई आपका सेम होता है, बट आपका जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। वो आपके जितने रेजिस्टेंस हैं सब में डिफरेंट होंगे। तो सपोज़ करिए आपका ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट आपका सब जगह सेम ही है, यही आई आपका फ्लो हो रहा है थ्रू आउट द सर्किट। बट आप सपोज़ करिए इसके लिए आपका V1 है, इसके लिए V2 है, और इसके लिए V3 है। तो सभी रेसिस्टेंसेस के लिए आपके वोल्टेज डिफरेंट होंगे, बट करंट आपका सेम होगा, यही समझना था हमें। और इसके बाद सपोज़ करिए आपका यहाँ आपको पता चल गया आई आपका सेम है, बट V आपका डिफरेंट है। तो इसके डेरिवेशंस के लिए क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला जनरेट होगा आपका, सपोज़ करिए आपका टोटल वोल्टेज V है, और ये वोल्टेज आपका सम ऑफ ऑल द वोल्टेज है, V1 प्लस V2 प्लस V3। आपका V आपका डिफरेंट है, तो V1 V2 V3 इन सब के इक्वल आपका क्या है, V है। ये हम आपका जनरल एक्सप्रेशन है ये। अब यहाँ से डिराइव करेंगे, आप ओम्स लॉ में जाएंगे तो आप चेक करेंगे कि आपका जो फॉर्मूला V के लिए होता था वो होता था V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ हम पुट कर देंगे। तो ये मान लीजिए R मैं R सीरीज़ में एक साथ कर देता हूँ, तो यहाँ मैं R को, ये आपका आई आर हो गया, इसका आपका हो जाएगा, करंट आपका सब में सेम है, यानी कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I है आपका, ये करंट आपका सेम है। तो आई आर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और ये आप R सपोज करिए आपका R सीरीज़ में इक्विवेलेंट आपका रेजिस्टेंस है ये R आपका, मैं इसको RS से डिनोट कर दे रहा हूँ। सपोज करिए RS कर दिया मैंने, RS फर्स्ट IR1, ये आपका IR2, और ये आपका IR3। ये आपका जो RS है ये आपका सीरीज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये सीरीज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये। अब यहाँ आप आई चेक कर सकते हैं आपसे, आप अगर आप यहाँ आई कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर आपका IRS, आई से आई कैंसिल, ये आपका रेजिस्टेंस फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो आपका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, R1 प्लस R2 एन प्लस R3। ये आपका निकला सीरीज़ कॉम्बिनेशन के केस में आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये होगा। सिंपली आप जितने भी रेजिस्टेंस गिवन है आप सबको ऐड कर दीजिए, वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देगा। तो ये है आपका सीरीज़ के केस में। अच्छा, इसका अगर हम एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना दें तो इक्विवेलेंट डायग्राम आपका क्या होगा, अभी तो आपका एक ही रेजिस्टेंस बनेगा,
मान लीजिए ये आपका है, इसका नाम मैंने दे दिया RS, और आप ये करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा। फिर आप यहाँ एक बैटरी लगा दीजिए, कुछ आपका ऐसे बनेगा। और यही RS की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ आप एक्सप्रेशन में चेक कर सकते हैं। सिंपली आपका जब बात सीरीज़ कॉम्बिनेशन का हो तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टेंस गिवन है सबको ऐड कर दीजिए, वो आपका इक्विवेलेंट निकल आएगा, कुछ ऐसा करके। तो ये आपका एक्सप्रेशन अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो आप ऐसे करेंगे, अदरवाइज़ अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो आप ये फार्मूला यूज़ करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। और सेकेंड कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा। पैरेलल मतलब क्या होता है, सपोज करिए कुछ आपका ऐसे बनेगा, और इधर से एक मैं बैटरी लगा देता हूँ, कुछ ऐसे। ये आपका यहाँ से, हालांकि यहाँ से कनेक्ट होगा, इसको आप समझ लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका करंट डिफरेंट होता है। करंट आपका इस केस में डिफरेंट होता है, बट आपका वोल्टेज ये आपका सेम होता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से करंट फ्लो कराऊँ इस साइड, तो इसके लिए अलग करंट होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। सपोज़ करिए मैं इसके रेजिस्टेंस का नाम देता हूँ, ये R1 है आपका, ये R2 है आपका, R3 है। तो इस केस में आपका I1 जाएगा, इधर से I2 फ्लो होगा, और इधर आपका I3 फ्लो होगा। फाइनली आपका इधर आएगा, ये इधर फ्लो होकर इधर फाइनली आपका इस साइड में आ जाएगा। आपका I इधर हो गया, इधर से आपका I3, I2 और ये आपका I1। बट इस केस में आपका जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। वोल्टेज मैंने आपका नेम वोल्टेज भी हो गया आपका। तो वोल्टेज इस केस में, पैरेलल के केस में आपका सेम होता है, बट करंट आपका डिफरेंट होता है। और सीरीज़ के केस में आपका उल्टा था, उसमें करंट सेम होता था और वोल्टेज डिफरेंट होता था। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका करंट डिफरेंट होगा। तो ये आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 ये आपका टोटल करंट है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब आप फॉर्मूला चेक करेंगे तो आई का फॉर्मूला क्या होता था, इधर साइड में लिख देता हूँ मैं। आपका V होता था IR, तो I आपका क्या हो जाएगा, V/R। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। और फिर अब I आपका क्या होता है, V/R। तो ये हो जाएगा आपका V/R, ये हो जाएगा आपका V/R1, ये आपका हो जाएगा V/R2, और ये आपका हो जाएगा V/R3। इसका नेम मैं RP कर दे रहा हूँ। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपका RP हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V है। आपका वोल्टेज सेम है इस केस में। तो यहाँ से आप क्या करिए, V/RP, यहाँ से आप V कॉमन कर लीजिए। V कॉमन करेंगे तो आपका क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये V से V आपका कैंसिल हो गया, तो सिंपली आपके पास क्या आएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका एक्सप्रेशन निकला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका नेम आप यहाँ आप लिख सकते हैं। वैसे RP क्या है आपका, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर इसका आपको इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है तो कैसे बनेगा, सपोज करिए ये है आपका कुछ ऐसा, ये चीज़ करंट आपका फ्लो हो रहा है इधर, फिर ये आया, फिर ये आपका RP है। तो RP के केस में आपको पता है RP की वैल्यू कैसे निकालनी है, यहाँ निकालनी है। सपोज़ करिए मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, यही सिंपल सा एग्जांपल है। आपके 3 रेजिस्टेंस हैं,
R2 R3, इसकी वैल्यू 5 है, ये 10 है, ये 15 है, इसकी यूनिट ओम होती है तो ओम में आप पुट कर लीजिए। अब इसको आप RS भी निकाल दीजिए और RP निकालिए। तो RS के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता था, सीरीज़ केस में डायरेक्ट हम ऐड कर देते थे, तो क्या हो जाएगा आपका 5 + 10 + 15 यानी कि 30 ओम, ये आपका इक्विवेलेंट निकला सीरीज़ के केस में। बट अगर यही पैरेलल में ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/RP = 1/5 + 1/10 + 1/15। LCM लेने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 15 LCM होगा, तो 5 3 ज़ा 15 30 होगा, तो 5 6 ज़ा 10 3 ज़ा एंड 15 2 ज़ा डिवाइड बाई 30, ये 1/RP है आपका। फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा 11/30, ये 1/RP की वैल्यू है, ना कि RP की वैल्यू है। तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, तो 30/11, ये आपका निकला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये आपका सीरीज़ के केस में निकला। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें ये देखना है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं हम, डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आपका टेम्परेचर राइज होता है तो आपका रेजिस्टेंस की जो आपकी वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं बात कंडक्टेंस की करूँ तो कंडक्टेंस आपका क्या होता था, G = 1/R, यानी कि R का रेसिप्रोकल होता था। तो भी G क्या होगा आपका, वो डिक्रीज़ होगा। कहने का मतलब टेम्परेचर राइज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़, बट आपका कंडक्टेंस डिक्रीज़ होगा। तो इस टॉपिक को हम एक फार्मूला के थ्रू समझेंगे। तो आपका फार्मूला क्या है, आपका फार्मूला है ये RT = R0 1 + αT, ये आपका फार्मूला है। इसमें बता देता हूँ ये फार्मूला क्या है। आपका RT जो है आपका ये आपका रेसिस्टेंस है एट सम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, ये आपका रेसिस्टेंस है एट, ये आपका T डिग्री सेल्सियस पर है। और जो R0 है आपका, ये आपका रेसिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। और अल्फ़ा जो आपका है, अल्फ़ा ये आपका है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट है आपका। और टी आपकी टेम्परेचर की वैल्यू है, टेम्परेचर डिफरेंस, ये आपका टेम्परेचर है। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि RT आपका क्या है, ये किसी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो कुछ ऐसे गिवन है। R0 मतलब आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या टेम्परेचर था, मल्टीप्लाइड बाई 1 + αT, अल्फ़ा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अच्छा, यहाँ से अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। RT = क्या हो जाएगा, R0 + R0 αT, ये कुछ आपका होगा। अभी ये क्या हो जाएगा, अभी आपका ये होगा RT - R0 = R0 αT। तो फाइनली आपका जो अल्फ़ा निकलेगा, अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, RT - R0 डिवाइडेड बाई R0 × T, ये आपका निकला टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और मैनिपुलेट करके होती है, वो ये होता है कि सपोज़ करिए आपके दो टेम्परेचर हैं, एक आपका T1 है और आपका T2 है, ये आपके टेम्परेचर है। और T1 पर जो आपकी रेसिस्टेंस की वैल्यू R1 है और T2 पर आपकी R2 है, ये आपका रेसिस्टेंसेज है। तो इस केस में जो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो अल्फ़ा हो जाती है आपकी, अल्फ़ा = R2 - R1 डिवाइडेड बाई R1 × T2 - T1। सेम आप कंपेयर करेंगे तो उसी फार्मूले से है, और ये आपका बस टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। R1 आपका ये रेसिस्टेंस है T1 टेम्परेचर पर, R2 आपका T2 टेम्परेचर पर है। बस ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। और अगर सेम सिमिलर केस हम बात कर लें, अगर उसमें रेसिस्टिविटी के केस में, तो उसमें कुछ भी नहीं फ़र्क है। बस अगर बात हम रेसिस्टिविटी की करें, रेसिस्टिविटी आपकी क्या होती थी, वो आपका रो होता था। तो अगर हम रो का एक्सप्रेशन निकालें तो रो का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, रो = ρ0 1 + अल्फ़ा, अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपका डिफरेंस लेना है तो T - T0,
कुछ ऐसा कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो आपका रो है ये टी टेम्परेचर पर टी की रो की वैल्यू है, रो नॉट आपका टी नॉट पर है। कहने का मतलब टी नॉट आपका क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है, और इसके करस्पॉन्डिंग में आपका रो नॉट है, और टी के करस्पॉन्डिंग में आपका रो है। ये आपका टेम्परेचर है और ये आपकी रेसिस्टिविटी है। ये आपको ध्यान देना है। तो टी नॉट पर आपका रो नॉट है, टी पर आपका रो है, और अल्फ़ा जो आपका है, अल्फ़ा ये आपका है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। सेम मतलब बस इसी टाइप का है ये, सेम ऐसे करके अगर आप अल्फ़ा निकालेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसा होगा, सेम फार्मूला निकलेगा। बस ये आपका रेसिस्टिविटी केस में है और ये सारी डिटेल्स आपका रेसिस्टेंस के केस में है। तो ऐसा कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। तो यही टॉपिक था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस या डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। तो कुछ ऐसा करके है ये। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आपका इंटरनल रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो टॉपिक आपका है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये आपका टॉपिक है। इसके लिए पहले मैं सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। तो सर्किट डायग्राम के लिए सपोज़ करिए ये आपके वोल्टेज लगा दिया मैंने, और इसके थ्रू ये आपका की है, ये आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया एम्पियर, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, और अब इसके थ्रू क्या करेंगे, हम एक ईएमएफ लगा देंगे। और यहाँ पर आपका एक इंटरनल रेसिस्टेंस लग जाएगा। फिर यहाँ से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये आपका सपोज़ करिए ये ईएमएफ का काम करेगा। तो ये आपका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। करंट आपका ये इंटरनल करंट हो गया, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से एग्ज़िट हो गया, और ये आपका करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। ये आर है, ये एम्पियर है, ये आपका की नेम दे दिया मैंने, ये आपका ईएमएफ है। ये नेगेटिव है पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले बता दूं मैं आपको। तो कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी हो क्या बोलती है, जो आपका वर्क डन होगा वो इंटरनल वर्क डन एंड प्लस एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल होगा, इनके सम के इक्वल होगा। अच्छा, आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, W/Q ऐसे होता है। तो आपका W क्या हो जाएगा, W ये आपको एक्सटर्नल देगा, W एक्सटर्नल आपका क्या हो जाएगा, V/Q। यहाँ से अच्छा Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q = IT होता है। स्टार्टिंग में हमने देखा था Q = IT। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, VIT। ये आपका एक्सटर्नल वर्क निकला। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। अभी बात अगर इंटरनल की करें हम, तो इसमें इंटरनल करंट एक्सेट्रा की वैल्यू यूज़ करेंगे, इंटरनल करंट। तो इंटरनल वर्क डन में क्या आएगा आपका, ये सिंपली हो जाएगा VIT, बट यहाँ पर जो I होगा ये आपका इंटरनल करंट होगा। ये आपका इंटरनल करंट है। और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, I/r। ये आपका इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, V = IR, तो ये हो जाएगा I²RT। ये आपका इंटरनल वर्क डन हो गया। इसको इक्वेशन 2 मैंने पुट कर दिया। अभी इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पुट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये स्टेटमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसमें जब पुट करेंगे तो हमारा जो टोटल वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, W = W इंटरनल प्लस W एक्सटर्नल। W इंटरनल आपका I²RT है, I²RT, और एक्सटर्नल आपका क्या है, VIT। और W ये मान लीजिए W हमारा ये मेन टोटल वर्क डन है। टोटल क्या आ जाएगा हमारा, वैसे ये हो जाएगा E/Q हो जाएगा। ये हमारा EMF काम करेगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, EIT।
इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आई सब में कॉमन है, तो एक आई हम कैंसिल कर सकते हैं। एक आई अगर हम कॉमन कर लिए, ई टी इज़ इक्वल टू आई यहाँ से कॉमन कर लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई आर टी प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। आई से आई कैंसिल, और हम टी भी कैंसिल कर सकते हैं, टी भी सब में कॉमन है। तो टी में कॉमन कर लेता हूँ, तो आप टी जब कॉमन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आई आर प्लस वी। तो टी कैंसिल हुआ, फाइनली हमारे पास क्या बचा, ई इज़ इक्वल टू आई आर प्लस वी। और यहाँ से अगर हमें वी का एक्सप्रेशन चाहिए तो ये आपका हो जाएगा आई ई माइनस आई आर। ये क्वेश्चन आपको निकालना था। तो यहाँ से हमारा ये वोल्टेज निकला। अगर हमें यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ से हम, आर के लिए क्या निकलेगा हमारा, आर इज़ इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस वी बाई आई। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई हमारा होता है वी बाई आर। तो जो वी बाई आर हम पुट कर देंगे इसमें, तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, ई माइनस वी अपॉन वी बाई आर। तो आर अगर हम और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी, कुछ ऐसे होगा। वी से वी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका जो आर निकलेगा, आर क्या हो जाएगा, आर ई बाई वी माइनस 1। ये आपका निकला, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आर आपका इंटरनल है और कैपिटल आर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज़ और भी निकाल सकते हैं। वैसे आई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आई इज इक्वल होता है वी बाई आर। वी आपकी वैल्यू यहाँ पर है ये, तो यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करंट आपका क्या निकलेगा फाइनली, वी बाई आर होता है, और वी आपका क्या है, ई माइनस आई आर। तो ये आपका हो जाएगा ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई आर, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपकी आई की वैल्यू निकली। इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल सकता है, आई आर इज़ इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ से फाइनली आपके जो आई की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ई बाई, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो जब आई हम कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस आर। तो ये भी रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका करंट के केस में है, जब आपका स्मॉल और कैपिटल आर गिवन है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, और आपका स्मॉल और कैपिटल आर के जो बीच का रिलेशन है ये है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको एक साथ कर लिया, आई आर इधर ट्रांसपोज करेंगे तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो यहाँ से हमने आई जब कॉमन किया तो ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। तो इसको आपको ध्यान रखना और इसको ध्यान रखना। ओवरऑल हमें यही मिला है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। बस आप वर्क डन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाई करते करते फाइनली आपका स्मॉल और कैपिटल आर के बीच का रिलेशन आ गया। फिर वहाँ से हमने करंट का एक्सप्रेशन निकाल दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी एंड पावर का है। एनर्जी एंड पावर। तो इसमें सबसे पहले हम हीटिंग देखेंगे। हीटिंग मतलब क्या होता है, हीटिंग मतलब होता है कि द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं तो वही आपका हीटिंग होता है। तो यही चीज़ इसके केस में हम क्या करेंगे, हीटिंग आपका एच से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है, या कैलोरी में भी कर सकते हैं। इसको कैलोरी में चेंज करने के लिए कुछ उसको डिवाइड करना पड़ता है 4.18 से, ये भी बता दूंगा मैं। तो जूल इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो जूल ही होती है। कैलोरी के लिए क्या करते हैं, इसको हम किसी भी चीज़ को जूल को आपको कैलोरी में करना है तो इसको डिवाइड करते हैं 1/4.18 से, तो ये आपका चेंज आता है कैलोरी में। तो ये हीट की यूनिट है ये। तो इसके एक्सप्रेशन को हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप जानते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है Q/T।
तो Q क्या हो जाएगा आपका I इंटू टी। अच्छा, अभी मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, और W आपका क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। W आपका वर्क डन है ये, तो फाइनली W आपका क्या हो जाएगा V इंटू क्यू, और Q की वैल्यू क्या होती है IT, यानी कि V इंटू IT। ये आपका क्या निकलेगा, ये आपका वर्क डन निकलेगा। अब आपको पता है V क्या होता है, ये होता है IR। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये आपका वर्क डन निकला। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आप I क्या होता है आपका V/R, अब इसी क्वेश्चन को आप इसमें पुट करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, W इज इक्वल टू V स्क्वायर T/R। ये वर्क डन है आपका, और यही वर्क डन एक्चुअली में आपका हीट होता है। इधर इस केस में हम हीट की बात करते हैं। तो फाइनली आपका जो हीट होगा वो हीट की वैल्यू, यही आपकी हीट की वैल्यू हो जाती है। तो हीट क्या हो जाएगा आपका I स्क्वायर RT। ये आपका हो जाएगा हीट का एक्सप्रेशन। इसका एक एक्सप्रेशन ये भी हो जाएगा V स्क्वायर T/R, और एक तो आपका जो फंडामेंटल वो तो वही है आपका ये VIT। तो ये तीन एक्सप्रेशंस आपके निकलते हैं हीट के केस में, और सबकी यूनिट इन सब केस में आपकी जूल में यूनिट लेते हैं हम। अगर आपको सपोज़ करिए इसको कैलोरी में चेंज करना है, तो इसको सपोज़ करिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो H आपका, यही वर्क डन आपका H है, वर्क डन आपका H है, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये आपका जूल में है। अगर आपको इसको कैलोरी में चेंज करना है तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई 4.18। ये अब आपका कैलोरी में हो गया। तो यहाँ से हीट का, और अच्छा इसी के से एक टॉपिक और निकल कर आता है, वो था आपका जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। ये आपका जूल्स लॉ का स्टेटमेंट है। जूल्स लॉ में बस इतना ही है कि H इज़ प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, प्रोडक्ट ऑफ I स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो यहाँ से आपका हीट का निकला। तो हीट में बस आपको इतना ही देखना है, हीट आपका वर्क डन का ही काम करेगा जो कि I स्क्वायर RT है। अगर बात हम पावर की करें तो पावर आपका क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर आपका क्या होता है, ये होता है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि W अपॉन T। इसके डिवाइड जब डेफिनेशन की करते हैं तो यही सिंपल सा होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब वर्क और रेट का मैंने बताया था आपको कि जब भी बात रेट की करेंगे तो डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा, तो वर्क डन अपॉन टाइम ये हो जाएगा आपका। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, आप वर्क डन अभी हमने देखा, ये होता है VIT। दैट मीन्स P इज इक्वल टू VIT बाई T। T से T कैंसिल हो गया तो आपका क्या निकलेगा VI। ये आपका पावर का एक्सप्रेशन निकला। और अगर हम यहाँ V की वैल्यू और I की वैल्यू पुट करते हैं, V होता है आपका IR और I होता है आपका V/R। तो यहाँ जब हम पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद क्या निकलेगा, V के अगर IR पुट करते हैं तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R, अगर यही V/R पुट करते हैं तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। ये होगा आपका पावर का एक्सप्रेशन, VI या I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R। ये तीन एक्सप्रेशन इसके भी निकलते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो ये सब है इसका। अच्छा, इसमें कुछ यूनिट और भी आ जाती है, कभी कभी हॉर्स पावर करके भी इसकी यूनिट देता है। तो 1 हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 746 वाट लगभग लेते हैं इसको। ये चीज़ ध्यान रखना, आप कभी कभी हॉर्स पावर देता है, ये आपका हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कितना होता है 746 वाट, लगभग इतना ही होता है। अभी आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो एनर्जी भी आपका वर्क डन ही है एक तरीके से। तो जब बात इसके फॉर्मूले की करते हैं तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है, ये होता है पावर इनटू टाइम। अब बात अगर एक्सप्रेशन की करें हम तो E इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका, पावर क्या होता है VI होता है इनटू में टाइम, यानी कि फाइनली वही वर्क डन ही आपका निकला। एनर्जी आपका क्या निकला, VIT निकला।
फिर फर्दर अगर फॉर्मूले की बात करेंगे, आई होता है आपका वी बाई आर और वी इज इक्वल टू होता है आपका आई आर। दैट मीन्स कि आपका ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, या फिर आपका वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो जाएगा। ऐसे करके होगा आपका। ये भी एनर्जी के ही फॉर्मूले हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर बात इसकी यूनिट की करें तो इसका अक्सर किलोवाट आवर में लेते हैं। एक यूनिट की आपकी जो वैल्यू होती है, एक टर्म जो आता है वो होता है 1 किलोवाट आवर, ये आपकी वैल्यू होती है। अच्छा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है बता देता हूँ मैं। तो 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये आपकी वैल्यू होती है। इसको आप ध्यान रखना, न्यूमेरिकल वगैरह में यूज़ होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकेंड, ये भी होता है। ये 1 किलोवाट आवर की वैल्यू है ये, और इसी को 1 यूनिट भी बोलते हैं। तो ये आपकी यूनिट है। अच्छा, इसको निकालना है आपको, निकालेंगे कैसे मैं इसको बता देता हूँ। जैसे आपका क्या है ये 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलो में कितना हो जाएगा 1000 वाट, और इंटू आर की जब बात करेंगे, इंटू वाट, आर में कितना होता है 1 आवर में ये होता है आपका 60 मिनट। अगर बात हम सेकेंड की करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा ये आपका। तो मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो फाइनली जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड, और यही वाट सेकेंड आपका जूल होता है। 3.6 इंटू 10⁶ ये आपका जूल हो गया। ये 1 किलो वाट आवर की ये वैल्यू है। तो बस इतना ही है। अगर बात इसके एक्सप्रेशन करें एनर्जी की तो वी आई टी आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी।